दोस्तों, बूढ़े किसान को खेत में पुलिस वाले बुरी तरह से पीट रहे थे और आसपास के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक उसी बूढ़े किसान की बेटी आईपीएस बनकर पहुंची, जिसे देख पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी एक बेजुबान किसान की चीखें सुनी है? क्या आपने देखा है जब इंसान पहनता है वर्दी लेकिन उतार फेंकता है इंसानियत? और क्या कभी किसी बूढ़े बाप की टूटी हड्डियों से निकली उस बेटी की पुकार सुनी है, जो कसम खाकर निकली थी कि उसे एक दिन पूरे देश के सामने सर ऊंचा करना है? ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसे खेत में पीटते हुए पुलिस वाले पूछ रहे थे, कौन है तू, बे सरकार से बड़ा बनेगा? और एक ऐसी बेटी की जो आईपीएस बनकर उसी खेत में लौटी। लेकिन जब लौटी तो क्या हुआ? क्या वर्दी से भिड़ी? क्या सिस्टम ने खुद के खिलाफ मोर्चा खोला? और सवाल यह नहीं कि यह सब क्यों हुआ, सवाल यह है कि यह सब किसने होने दिया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सच्ची कहानी। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है। उत्तर प्रदेश के लहरा गांव में एक बूढ़ा किसान था, रामलाल। क्या आपने सोचा है कि जो शख्स 40 साल तक खेत में पसीना बहाए, उसी को एक दिन सरकारी जमीन हड़पने का आरोपी बना दिया जाए तो वह क्या करेगा? उस रामलाल की उम्र 68 साल थी, पर आंखों में अब भी वही आग थी जो उसने अपनी बेटी आरती की पढ़ाई के लिए देखी थी। कौन जानता था कि वह खेत जो उसके खून से सींचा गया था, वही एक दिन उसकी इज्जत का कब्रगाह बनेगा। सुबह करीब 10 बजे गांव के थाने से 4 पुलिस वाले उसकी जमीन पर आए और बोले, सरकारी नहर का रास्ता क्यों मोड़ा बे? क्या सच में उसने ऐसा किया था या फिर किसी ने उसके खिलाफ झूठा केस बनवाया था? और सबसे बड़ा सवाल क्यों? रामलाल ने कहा, यह मेरी जमीन है, मेरे पास कागज है। साहब, पर क्या? आज के जमाने में गरीब की आवाज कागजों से भी हल्की हो गई है। पुलिस वाले उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें तो जैसे कोई मिशन मिला हो। क्या यह वही पुलिस है जिसे जनता की सेवा के लिए रखा गया है, या यह वही सिस्टम है जो कमजोर को कुचलने के लिए हर दिन नया बहाना ढूंढता है? बिना कुछ कहे एक जवान पुलिस वाला रामलाल को जमीन पर गिराता है और लाठी से मारना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी किसी बूढ़े की चीख सुनी है जो बेटी के नाम पर जिंदगी जी रहा हो? मेरी बेटी आईपीएस बन रही है साहब, मुझे मत मारो। यह कहकर रामलाल ने जैसे आसमान से रहम की भीख मांगी, लेकिन जवाब आया, आईपीएस की औलाद भी तुझे नहीं बचा सकती। बूढ़े, क्या यह सिर्फ धमकी थी, या किसी को नहीं पता था कि वाकई में उसकी बेटी आईपीएस बन चुकी है? गांव के लोग चुप थे। क्यों? क्या डर इस कदर इंसान की जुबान काट देता है कि वह गलत के सामने भी मूक दर्शक बन जाता है? कुछ ने वीडियो बनाए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सवाल उठता है, क्या इंसाफ की कीमत सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने तक ही रह गई है? और तभी किसी ने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। उस लड़की का जो शहर में पोस्टिंग की खबर मिलने के बाद पहली बार खुश हुई थी। क्या उसे अंदाजा था कि उसकी पोस्टिंग का पहला दिन उसके बाप की आखिरी सांस बन सकता है? आरती, जिसकी रगों में पिता का सपना दौड़ता था, क्या वह सिर्फ एक आईपीएस है, या अपने बाप की जिंदगी की आखिरी उम्मीद? फोन उठते ही आवाज आई, आरती बिटिया, खेत में बाबू को पुलिस वाले पीट रहे हैं, वह मर जाएंगे। अब आप सोचिए, उस बेटी ने क्या किया होगा? क्या वह सायरन बजाते हुए निकली होगी, या सन्नाटा ओढ़े हुए एक तूफान बन चुकी थी? और क्या वह खेत में सिर्फ एक आईपीएस बनकर गई थी, या एक बेटी बनकर जिसने तय कर लिया था कि अब खून बहेगा? लेकिन इंसाफ का क्या? आपने कभी देखा है कि जब वर्दी से टकराती है तो किसकी ईमानदारी बचेगी और किसका घमंड टूटेगा? वो खेत जहां कुछ देर पहले एक बूढ़े किसान की हड्डियां टूटी थीं, अब वही खेत अगले 10 मिनट में एक ऐसा रणक्षेत्र बनने वाला था जहां इंसाफ के नाम पर खेली जा रही क्रूरता की सजा मिलने वाली थी। जब आरती ने फोन उठाया और गांव का नाम सुना
तो क्या वह एक पल के लिए भी हिली होगी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसका पहला फैसला ना सिर्फ सिस्टम को झकझोरेगा बल्कि उसकी आत्मा को जिंदा रखेगा। उसने बिना किसी अफसर से परमिशन लिए रेड लाइट वाली सरकारी जीप स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ चल दी। लेकिन क्या वह सिर्फ एक आईपीएस अफसर बनकर निकल रही थी, या वह उस बेटी की आत्मा थी जिसे बचपन से हर बार उसके बाप ने सिखाया था सच के लिए लड़ना, भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। जीप खेत की ओर बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। आरती के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन आंखों में बाप के टूटते चेहरे का नक्शा दौड़ रहा था। क्या किसी ने सोचा था कि आज उसी पुलिस विभाग की एक अफसर अपने ही विभाग के दरिंदों से दो दो हाथ करने निकलेगी? रास्ते में उसे कई फोन आए, एसपी ऑफिस से लेकर सीओ तक। सबने पूछा, मैडम कहां जा रही हैं? और जवाब सिर्फ एक, जहां इंसाफ का खून बह रहा है वहीं क्या? यही जवाब काफी था, उन्हें चुप कराने के लिए नहीं। लेकिन आरती की आवाज में जो आग थी, उसने पूरे सिस्टम की रीढ़ में सैन पैदा कर दी थी। गांव की ओर आते हुए उसने अपने रेडियो से क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम को भी एक्टिवेट किया। लेकिन सवाल उठता है, क्या वर्दी वाले वर्दी वालों के खिलाफ जाएंगे? जैसे ही आरती की जीप खेत के पास पहुंची, वहां जमा भीड़ अचानक छंटने लगी। पुलिस वाले अब भी रामलाल को पीट रहे थे, लेकिन तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे आईपीएस मैडम! आ गई वो लम्हा क्या सिर्फ एक डर था, या पूरा सिस्टम अचानक खुद को आईने में देखने लगा था? आरती ने बिना रुके जीप रोकी और लपक कर खेत की कीचड़ भरी जमीन पर उतरी। सामने उसका बाप पड़ा था, खून से लथपथ, सांसें टूटती हुई आंखों से। बस एक ही सवाल, क्या तू आई है बेटा? आरती ने एक बार में अपने हाथ से अपनी टोपी उतारी, वर्दी की जेब से आदेश पत्र निकाला और सामने खड़े चारों पुलिस वालों की तरफ बढ़ी। क्या आपने कभी देखा है कि जब आंखों में कानून जलता है तब वर्दीधारी भी कांपने लगते हैं? उसने पहले पुलिस वालों से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? जवाब आया, मैडम यह सरकारी नहर रोक रहा था। आरती चीखी, कागज देखे थे, किसके कहने पर आए थे? और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने वही लाठी उठाई जिससे उसके बाप को मारा गया था और खुद उन दरिंदों को सजा देने की ठान ली। क्या कानून अपने हाथ में लेना गलत था, या फिर गलत को बख्श देना सबसे बड़ा अपराध होता है? उसने पहले उस सिपाही के हाथ से वायरलेस छीना जिसने सबसे ज्यादा मारा था, फिर कहा, अब मैं दिखाती हूं कि असली वर्दी क्या होती है। और पूरे गांव की भीड़ के सामने उसने वह कर दिखाया जो दशकों से कोई अफसर करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने चारों पुलिस वालों को खेत में ही घुटनों पर बैठने को कहा और बोली, अब तुम सबकी वर्दी मैं यहीं उतरवाऊंगी और वजह लिखवाऊंगी। एफआईआर में एक किसान को बिना जांच पीटा गया, और वह किसान आईपीएस अफसर का बाप था। क्या आपको लगता है वह चारों चुप रहे? नहीं, वो रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, बोले, मैडम माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। लेकिन सवाल यह है, अगर वह आम किसान का बाप ना होता तो क्या ये पुलिस वाले उसे ऐसे ही मारते रहते? तो क्या इस सिस्टम में इंसाफ सिर्फ उनकी औलादों के लिए है जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं? भीड़ अब वीडियो बना रही थी, लेकिन अब वीडियो में सिर्फ अत्याचार नहीं था, अब इंसाफ की चिंगारी थी। आरती ने अपने मोबाइल से ईएसपी को कॉल किया और बोली, सर मैं 4 पुलिस वालों को अभी सस्पेंड कर रही हूं और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी लगवा रही हूं। एफआईआर में खुद लिखूंगी। क्या यह कॉल सिर्फ एक रिपोर्ट थी या एक धमाका जिसने पूरे जिले की नींव हिला दी? क्या कभी आपने सोचा है कि खेत में खून बहाना सिर्फ गुस्से का नतीजा होता है या कोई साजिश भी हो सकती है? आरती जब खेत में अपने पिता के खून से सनी मिट्टी को देख रही थी तो अचानक उसकी आंखों में अतीत के वे पल कौंधने लगे जब गांव के उसी इलाके में जमीन को लेकर झगड़े होते थे। लेकिन क्या ये वही पुरानी दुश्मनी फिर से सिर उठा रही थी? सवाल यह भी था कि पुलिस वालों को अचानक किसने भेजा? क्या यह सिर्फ एक मामूली सी नहर की बात थी, या फिर किसी ने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके इस परिवार को मिटाने की साजिश रची थी? आरती अब सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं थी, वह उस बेटी में बदल चुकी थी जो अब खुद अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए खुद कानून बन चुकी थी। लेकिन क्या इतनी आसानी से इस सिस्टम के अंदर छुपा वो सांप बाहर आएगा जैसे ही उसने चारों पुलिस वालों को घुटनों पर बैठाकर आगे की कार्रवाई शुरू की? तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, बिटिया इनका बस नहीं चलता, पर इनको भेजने वाला वह है जो गांव में सबकी जमीन निगल गया है, वही जो एमएलए का खास आदमी है। आरती का चेहरा तमतमा गया। क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा था?
और अगर हां, तो क्या वह अब भी खुलेआम घूम रहा है? उसने तुरंत अपने वायरलेस पर आदेश जारी किया, पूरा खेत, आसपास का इलाका और तहसील कार्यालय सील किया जाए। एक भी कागज नहीं हटना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सालों से जड़े जमा चुकी साजिश इतनी आसानी से सामने आएगी? कुछ ही देर में थाना प्रभारी और एसपी मौके पर पहुंचे। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एसपी ने धीरे से कहा, मैडम, मामला बड़ा हो जाएगा, ऊपर से फोन आएगा। आरती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऊपर से फोन आएगा तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। मैं सिर्फ एक आईपीएस नहीं, उस किसान की बेटी हूं जिसने मिट्टी से फसल नहीं अवसर पैदा किया है। क्या ऐसा जवाब उस ईएसपी ने अपनी पूरी सर्विस में पहले कभी सुना होगा? शायद नहीं। तभी एक सिपाही ने आकर एक छोटी सी डायरी आरती को दी, जो खेत के किनारे झाड़ी में मिली थी। आरती ने जैसे ही डायरी खोली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डायरी में तहसील ऑफिस के नकली दस्तावेजों की लिस्ट थी, जिस पर उस भ्रष्ट अफसर के दस्तखत थे, जिसका नाम अब तक लोग सिर्फ फुसफुसाकर लेते थे। चेतन यादव अब कहानी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं थी। अब यह कहानी तहसील, जिला और राजधानी तक जाएगी। आरती ने डायरी को जेब में रखा और चिल्लाकर कहा, इस खेत पर हर दस्तखत की जांच होगी, चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो। लेकिन क्या अब भी वह लोग शांत बैठेंगे जिनकी जड़ें इस सिस्टम की गहराई में छुपी है? नहीं। क्योंकि तभी आरती को अपने सरकारी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था, अज्ञात कॉलर। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आरती जी, आप बहुत तेज हो रही हैं। अपने बाप को मरा हुआ समझती तो आज आपको इतना तमाशा ना करना पड़ता। क्या आपने कभी सुना है कि एक बेटी को उसके बाप को भूल जाने की सलाह दी जाए? क्या यह धमकी थी या वार्निंग? आरती के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, अब खेल खत्म होने वाला है और जो तुमने बोया है उसका फल अब तुम्हारे लिए कांटे बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आरती वाकई अकेली थी या इस सिस्टम में कुछ लोग अब उसके साथ खड़े हो रहे थे? तभी क्यूआरटी टीम की दूसरी गाड़ी पहुंची और आरती ने सभी को सर्च ऑन ऑपरेशन में लगाया। तहसील के अफसर, पटवारी और लेखपाल, सबकी कॉल डिटेल निकलवाने का आदेश दिया गया। लेकिन क्या यह कदम अब उसे खतरे में डाल देगा? क्या यह वही वक्त था जब एक अफसर को सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े? गांव में अब हर कोई बोल रहा था, अरे वह आईपीएस की बेटी आई है और अब किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन भीड़ में कोई ऐसा भी था जो चुपचाप वीडियो बना रहा था और उसी वीडियो को राजधानी के कुछ बड़े अधिकारियों तक भेज रहा था। आरती को अब इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जिनके खिलाफ खड़ी हो रही है वह सिर्फ तहसील या जिले के लोग नहीं, बल्कि राजधानी की ताकतवर कुर्सियां भी हैं। लेकिन क्या यह डर उसे रोक पाएगा, या अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सच्चाई की कीमत सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि जान से भी ज्यादा हो सकती है? क्या आपने कभी किसी खेत में छुपी वह फाइलें देखी हैं जो सरकारें गिरा सकती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मिट्टी के नीचे कोई ऐसा राज दबा हो जिसे जानकर पूरा जिला हिल जाए? आरती जब खेत की मिट्टी खुदवा रही थी, तभी अचानक एक पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक जंग खाया हुआ था, मगर ताला अब भी मजबूत। उसने वहीं खड़े एक पुलिसकर्मी से कहा, तोड़ो इसे। जैसे ही संदूक खुला, अंदर पुराने जमाने के दस्तावेज, नक्शे और सील लगी फाइलें थी। फाइलों में जमीन के सौदे, तहसील अफसरों की मिलीभगत और नेताओं के साइन थे। लेकिन एक फाइल पर नाम देखकर आरती की सांसें थम गई। महेश ठाकुर, रिटायर्ड डीएम। आरती के पिता का पुराना विरोधी अब कहानी की दिशा ही बदल गई थी। क्या वाकई यह वही महेश ठाकुर था जो बरसों पहले आरती के पिता को गांव से हटवाना चाहता था? आरती का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसके दिमाग में अब एक एक कड़ी जुड़ने लगी थी। उसके पिता, जो आज अधेड़ उम्र में भी खेत जोत रहे थे, एक जमाने में ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके थे। वह ईमानदारी से जमीनों की रक्षा करते थे, गरीबों को उनका हक दिलाते थे। मगर महेश ठाकुर जैसे लोगों की नजर हमेशा इस इलाके पर थी। क्या इसलिए पापा को बेइज्जत कर हटाया गया था? क्या इसलिए उन्होंने कभी आरती को किसान नहीं अफसर बनाने की जिद की थी? और अब जब वही बेटी आईपीएस बनकर लौटी थी, तो दुश्मनों को डर सताने लगा था कि अगर आरती को सच पता चल गया तो तभी आरती को सीआरपीएफ की एक टीम ने बताया कि संदूक से मिले दस्तावेजों में से कुछ फर्जी पट्टे भी हैं, जिन पर हाल ही में गांव के नाम हटाकर एक बिल्डर ग्रुप का नाम लिखा गया है। उस ग्रुप का मालिक राघव कंस्ट्रक्शन, वही जो एमएलआई के रिश्तेदार का है क्या?
यह सारी साजिश एक ही जगह से चल रही थी। आरती के सामने अब सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब के लिए उसे वापस उस तहसील ऑफिस में जाना था जहां शायद सबके चेहरे पर मासूमियत की नकाबें थीं। उसने पूरी फाइल को सील करवाया और जांच के लिए राज्य मुख्यालय भिजवाया। लेकिन क्या अब वह चुप बैठने वाली थी? उसने खुद तहसील पहुंचकर हर अफसर को बुलाया, एक एक को सामने बिठाकर सवाल करने लगी। तुमने इस नकली जमीन की फाइल पर साइन क्यों किया? कॉमोनेंट प्लेसमेंट। क्या तुम्हें पता था इस जमीन का मालिक कौन है? जवाब में सबकी जुबान पर ताला था। क्या डर इतना गहरा था कि कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था? और अगर हां तो क्या इस खामोशी में कोई गहरी साजिश छुपी थी? फिर आरती ने एक अलग चाल चली। उसने तहसील के चौकीदार को अलग ले जाकर कहा, सच बता, तुझे क्या दिखा था उस रात जब मेरे पापा को खेत में पुलिस वाले घसीट रहे थे? बूढ़ा चौकीदार कांपते हुए बोला, मैडम, मैंने देखा पर बोल नहीं सका। उनके साथ एक नेता टाइप आदमी भी था। उसने पुलिस को कहा था इतना पीटो कि दोबारा खेती करने लायक ना रहे। आरती की आंखों में आग सी जल उठी। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ जमीन हड़पने का खेल नहीं था, यह बदले की आग थी, एक ऐसे किसान को कुचलने की जो कभी किसी बड़े आदमी की राह में खड़ा हुआ था। क्या अब कहानी बस यहीं रुकने वाली थी? क्या आरती इस नेता तक पहुंच पाएगी जिसने खुद पुलिस को साजिश में शामिल किया? अगले ही दिन आरती ने कोर्ट से आदेश निकाला और उस नेता विजय प्रताप के दफ्तर और घर पर रेड डलवाई। रेड में जो मिला उसने कहानी को और जड़ से भर दिया। कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और एक रिकॉर्डिंग जिसमें विजय प्रताप कह रहा था उसकी बेटी आईपीएस बन गई है। तो क्या हुआ? जब बाप खेत में लहूलुहान मिलेगा तो बेटी भी टूट जाएगी क्या? आपने कभी सोचा है कि सत्ता के नशे में चोर लोग कितनी नीच सोच सकते हैं? लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि वह जिसे तोड़ना चाह रहे हैं वह आग बन चुकी है? अब आरती ने उस रिकॉर्डिंग को मीडिया में लीक करवा दिया। पूरे जिले में आग सी लग गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आईपीएस अफसर ने अपने पिता की पिटाई के पीछे छुपे नेता का किया पर्दाफाश। लेकिन असली जंग अब भी बाकी थी, क्योंकि एक और नाम सामने आना बाकी था। एक ऐसा नाम जिसने आरती के पूरे परिवार को बर्बाद करने की कसम खा रखी थी, और वह नाम था राजेश ठाकुर, महेश ठाकुर का बेटा, जो अब राज्य मंत्री बन चुका था। क्या अब आरती सीधे सरकार से टकराएगी? क्या वह मंत्री को घसीटकर जेल ले जा सकेगी, या सिस्टम एक बार फिर से उस पर हमला करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी जब सिस्टम से नहीं डरती तो वह क्या कुछ बदल सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि एक खेत में पिटा बूढ़ा किसान जिसकी चप्पलें भी फटी हों, वह किसी दिन पूरे राज्य की राजनीति हिला सकता है? आरती अब किसी बेटी का नाम नहीं था, वह एक ज्वालामुखी थी जो धीरे धीरे फटने ही वाला था। जब उसे पता चला कि राजेश ठाकुर राज्य का ताकतवर मंत्री और वही शख्स जिसके पिता ने उसके परिवार को तबाह किया था पूरा खेल चला रहा है, तो उसने बिना देर किए सीबीआई को सूचना दी और अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक गुप्त जांच शुरू कर दी। लेकिन क्या इतनी आसानी से कोई मंत्री कानून के शिकंजे में आएगा? और क्या राजेश ठाकुर जान चुका था कि उसकी साजिश की जड़ें अब आरती तक पहुंच चुकी हैं? जवाब एक धमाके की तरह सामने आया। एक रात आरती की सरकारी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी गई। संयोग से वह उस रात अपने पिता के पास गांव जा रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका भाई गाड़ी चला रहा था। गाड़ी एक पेड़ से टकराई और भाई को गंभीर चोटें आईं। आरती समझ चुकी थी कि अब बात सिर्फ साजिश की नहीं बल्कि उसकी जान लेने की हो चुकी। सवाल यह था कि क्या वह पीछे हटेगी या अब इस आग को और तेज करके राजेश ठाकुर के पूरे नेटवर्क को उधेड़ेगी। उसने तय कर लिया, अब यह सिर्फ एक केस नहीं, यह उसका जीवन युद्ध है। सीबीआई को उसने वह सारी फाइलें सौंपी जो खेत से मिली थी और जो नेता, बिल्डर, पुलिस और मंत्री के गठजोड़ की पोल खोल रही थी। लेकिन सवाल यह था, क्या सीबीआई पर भरोसा किया जा सकता है? जब आरोपी खुद सरकार में हो, तब आरती ने एक और खतरनाक प्लान तैयार किया। उसने आरटीआई के जरिए एक एक दस्तावेज को सार्वजनिक करवाना शुरू किया। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताने लगी कि कैसे उसके पिता को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह सरकारी जमीन पर कब्जा रोकना चाहते थे। अब लोग जागने लगे थे। गांव के किसान, मजदूर और पढ़े लिखे नौजवान सब सड़क पर उतरने लगे। नारा गूंजने लगा, बेटी आईपीएस है, अब बाप का अपमान नहीं सहेगी। मंत्री राजेश ठाकुर बौखला गया। उसने आरती को ट्रांसफर कराने की कोशिश की, लेकिन अब कहानी कहीं और जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा,
अगर एक आईपीएस बेटी अपने पिता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही है तो यह पूरे सिस्टम की परीक्षा है। अब क्या कोई ताकत थी जो आरती को रोक सकती? संसद में सवाल उठे, क्या किसानों को जमीन पर अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियों को अब भी अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी या सिस्टम को बदलना होगा? राजेश ठाकुर को समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। ऐसे में आरती ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया और खुद एक टीम के साथ मंत्री के बंगले पर रेड मारने निकली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बेटी वर्दी पहनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देती है तो अंदर बैठे गद्दारों के दिल कैसे कांपते हैं? राजेश ठाकुर को उसी की कुर्सी से घसीट कर निकाला गया। कैमरों के सामने उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने जो किया उसका हिसाब मिलेगा। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब केस खुला तो कई और नाम सामने आए। आईएएस अफसर बिल्डर माफिया और पुराने पुलिस कप्तान आरती अब सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं लड़ रही थी, वह हर उस किसान, हर उस बेटी और हर उस परिवार के लिए लड़ रही थी जिन्हें सिस्टम ने कुचला था। तो क्या आप सोचते हैं कि अकेली एक लड़की कुछ बदल नहीं सकती? क्या आप भी मानते हैं कि इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है? तो रुकिए, अभी एक और मोड़ बाकी है, क्योंकि आरती को एक खतरा और महसूस हुआ। वह नेता जेल में बैठकर भी पूरे तंत्र को चलाना चाहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नेता जेल में बैठा होता है तब भी उसकी ताकत खत्म नहीं होती? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सत्ता में नहीं होते हुए भी पूरे सिस्टम को अपनी अंगुलियों पर नचाते हैं? यही हो रहा था। अब राजेश ठाकुर भले ही सलाखों के पीछे था, लेकिन जेल की दीवारें उसकी साजिशों की सीमा नहीं थी। आरती ने जब उसके खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए तब लगा था कि मामला अब खत्म है। लेकिन क्या कोई बिच्छू आसानी से मरता है? ठाकुर ने जेल से ही अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। उसके इशारे पर सीबीआई के कुछ अधिकारियों को पैसे और धमकी दोनों दी गई। कुछ पत्रकारों को खरीदकर आरती के खिलाफ फर्जी खबरें चलवाई गई। बेटी ने बाप की मौत को राजनीतिक स्टंट बना दिया। क्या सच में यह सिर्फ एक केस था, या अब यह सिस्टम बना एक ईमानदार अफसर की जंग बन चुकी थी? आरती को जान से मारने की कोशिशें अब खुलेआम होने लगी थी। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन किस्मत से वह बच गई। क्या यह इत्तेफाक था या ठाकुर का आखिरी वार? इस बार आरती डरी नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने एनआईए और ईडी दोनों से संपर्क किया और ठाकुर के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खोलने का निर्देश दिया। आरती जानती थी, अगर पैसे की जड़ काट दी जाए तो पूरा भ्रष्ट तंत्र सूख जाता है। फिर क्या हुआ? एक एक कर ठाकुर के करीबियों की संपत्ति जब्त की गई। पुराने बिल्डिंग प्रोजेक्ट सील हुए। वह एनजीओ जो ठाकुर के लिए काले धन को सफेद करता था, उसे फौरन बंद किया गया। लेकिन क्या इससे सब खत्म हो गया? नहीं, एक और बड़ा राज अब सामने आना बाकी था। आरती को एक दिन एक पुरानी सीक्रेट फाइल हाथ लगी, जिसमें लिखा था कि ठाकुर और उसके लोगों ने सिर्फ उसके पिता को ही नहीं, बल्कि दर्जनों किसानों को भी मौत के घाट उतार दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाता, कभी कभी उसमें लाशें भी दफन होती हैं? आरती ने खुद उस खेत में खुदाई करवाई जहां उसके पिता को पीटा गया था। वहां से 3 और कंकाल निकले। पूरे देश में टहलका मच गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी, आईपीएस अफसर की जांच में मिला। नरसंहार का सच क्या? अब ठाकुर का अंत नजदीक था। कोर्ट में एक स्पेशल ट्रायल शुरू हुआ और पहली बार जनता को कोर्ट में बैठने की इजाजत दी गई। आरती ने गवाही दी। बिना कांपे, बिना रुके पूरे देश ने देखा कि कैसे एक बेटी अपने बाप की आवाज बनकर खड़ी हुई और बोली, यह सिर्फ मेरे पिता की हत्या नहीं थी, यह उस व्यवस्था की हत्या थी जो गरीबों को इंसाफ नहीं देती। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा और उसके पूरे नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक लड़की अपने पिता की लाठी उठाकर पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है? क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या एक क्रांति की शुरुआत? क्योंकि अब आरती ने वह कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब वह सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं, बल्कि एक जननायक बन चुकी थी। गांव गांव में उसकी मूर्तियां बनने लगी और लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है? आरती के जीवन की इस कहानी में सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं थी, यह उस दर्द की कहानी थी जो हर उस व्यक्ति के अंदर सुलगता है, जिसे सिस्टम ने धोखा दिया, जिसे समाज ने कमजोर मान लिया और जिसे हालातों ने रौंद डाला। जब एक बेटी ने अपने बाप को खेत में पिटते देखा था तो वह कोई आम दृश्य नहीं था।
वह पूरे समाज की उस मानसिकता का चित्र था जो अब भी समझता है कि एक किसान की बेटी कभी वर्दी में आकर उसका हिसाब नहीं ले सकती। लेकिन आरती ने उस सोच को तोड़ा। उसने ना सिर्फ इंसाफ दिलाया बल्कि एक नया सवाल समाज के सामने रख दिया। क्या बेटियां सिर्फ रक्षार्थ जन्मी हैं या प्रतिकार और परिवर्तन की वाहक भी बन सकती हैं? उसने वह कर दिखाया जो किताबों में आदर्श की तरह पढ़ाया जाता है पर जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि आरती की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा नहीं था बल्कि उसकी शांति थी। वह शांति थी जो न्याय के प्रति उसकी आस्था से पैदा हुई थी। आज जब हम सोचते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है, अधिकारी बिके हुए हैं और कानून ताकतवरों के पास गिरवी है, तब आरती जैसी बेटियां हमें याद दिलाती हैं कि एक ईमानदार अफसर लाखों बेईमानों से भारी पड़ सकता है। उसकी कहानी ने सिर्फ एक मंत्री को जेल नहीं भेजा बल्कि उस सोच को भी जेल में डाल दिया जिसने बेटियों को हमेशा कमजोर समझा। यह कहानी एक मिसाल है उन लाखों बेटियों के लिए जो सोचती हैं कि क्या उनके सपनों की कोई कीमत है। यह कहानी उन बेटों के लिए भी है जो सोचते हैं कि परिवार की इज्जत सिर्फ बेटे ही बचा सकते हैं। और यह कहानी हर उस सिस्टम के कोने में गूंजती है जहां आज भी कोई कमजोर खेत में, सड़क पर या किसी सरकारी दफ्तर में पिट रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई आरती आए और हिसाब ले। क्योंकि कभी कभी एक बेटी की वर्दी सिर्फ कानून की पहचान नहीं होती, वह पूरे देश की आत्मा की पुकार बन जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिन्हें तुम कमजोर समझते हो, कभी कभी वही सबसे बड़ा तूफान बन जाते।